हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो है आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया था। ठीक है, जिसमें आपने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज यहाँ पे हम गुणसूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, गुणसूत्र की जो खोज की गई थी उसको 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने किया था। ठीक है, लेकिन उसको जो है गुणसूत्र नाम देने का कार्य जो है बाल्डियर के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो एक ही प्रकार किसी जाति के सभी जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और निश्चित भी होती है। लेकिन यही अगर देखा जाए, जो भिन्न भिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या वैरी करती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो एक ही जाति के अगर सदस्य रहेंगे तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अगर वो जाति से क्या है, दूसरी जाति के हैं या दूसरी जाति से भिन्न है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उसमें गुणसूत्रों की संख्या उनके अनुसार भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ पौधों तथा जंतुओं के गुणसूत्रों की संख्या के बारे में दिया गया है, जिसको हम ध्यान से देखेंगे कि उसमें पौधे और जंतु का नाम इसमें दोनों को दे करके दिया गया है, क्योंकि एक ही में दोनों सम्मर्ज किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो मनुष्य में जो है गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या को यहाँ पे निरूपित किया गया है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, या उसको हम कह सकते हैं 46। मटर में कितना होता है, 7 जोड़ी होती है, या उसको हम कह सकते हैं 14। उसके बाद गेहूं में 21 जोड़ी होती है, या संख्या उनकी 42 हो गई। प्याज में 8 जोड़ी होती है, या 16 होती है। कबूतर में 40 होती है और या 80 होती है। मेढक में 13 जोड़ी या 26। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं और जंतु हैं, उनके गुणसूत्रों के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी गुणसूत्र दिए गए हैं वो मनुष्य में कहीं अलग है, मटर में अलग है, गेहूं में, प्याज में, कबूतर में, मेढक में, तो सब में गुणसूत्र की जाति क्या है, बदल रही है। एक ही जाति के हैं, अलग अलग एक ही जाति के अगर मनुष्य की जाति होगी तो उसमें सभी मनुष्यों में 23 जोड़ी पाए जाएंगे। लेकिन अगर यही जो है स्पीशीज यहाँ पे जाति क्या है, बदल रही है, बदलने के साथ साथ इसके गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो कायिक कोशिकाओं में हम देखते हैं कि कायिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कि कुछ कैसे डिनोट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉयड कहा जाता है। कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं, द्विगुणित, डिप्लॉयड या द्विगुणित कहते हैं। यानी इसको हम जो है 2n से प्रदर्शित करते हैं। जबकि युग्मक कोशिकाओं में यानी गैमेट में जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं या अगुणित कहते हैं। हिंदी अगुणित या हैप्लॉइड कहा जाता है इसको, और इसको क्या करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर ये गुणसूत्र अगर कहाँ पे उपस्थित है, अगर ये कायिक कोशिकाओं में उपस्थित है तो उनको जो है हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये गैमेट या युग्मक कोशिकाओं में है तो उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जब कोशिका विभाजन की बात आती है, गुणसूत्र जो होते हैं, अगर शुरू में आप जानते हैं कि जब आपने कोशिका पढ़ा था तो कोशिका में आपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के बारे में अध्ययन किया। वहां पर आप लोगों ने देखा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते थे, वो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक के अंदर, जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें जो है क्रोमैटिन धागे के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विभाजनांतराल अवस्था यानी कि जब कोशिका विभाजन होती है या होना होता है या इंटरफेज उसको कहा जाता है, तो उस अवस्था में हम देखते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर गुणसूत्र हमको दिखाई नहीं देते हैं।
और किस तरीके के होते हैं, ये पतले धागे की नुमा संरचनाएं होती हैं और इनको हम जो है क्या कहते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। क्रोमैटिन रेटिकुलम जब आगे चल करके क्या होता है कि जब कोशिका जो है विभाजनतराल अवस्था में, ठीक है, जब कोशिका होती है तब इसका कुछ भाग जो है क्या होता है कि गाढ़ा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। और विभाजनतराल अवस्था या इंटरफेज की समय ये क्या होती हैं कि गाढ़े कलर का यानी गहरा अभिरंजन लेती है या गहरा स्टेनिंग लेती है, इसको हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। ये जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है क्रोमोसोम के किनारे पर या केंद्रिका के पास, ठीक है, यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो है आनुवंशिक दृष्टि से अक्रिय माने जाते हैं, यानी इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यही जो है विभाजनतराल अवस्था या इंटरफेज अवस्था में अगर इसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं तो जब वो हल्का विरंजन लेती है तो उनको जो है कुछ जो शेष बचे भाग होते हैं जो हल्का विरंजन लेते हैं तो उनको कहा जाता है यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, यूक्रोमैटिन जो है आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय माने जाते हैं और इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से ये गुणसूत्र के बारे में आपको जो है कि शुरुआती स्टेज के बारे में बताया गया। अगर गुणसूत्र को हमको देखना होता है तो गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से और उसकी संरचना को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि विभाजन, यानी कि जो कोशिकाएं विभाजित होती है तो कोशिकाओं के विभाजन के दौरान जो मेटाफेज अवस्था होती है, यानी कोशिका विभाजन की मध्यावस्था जो प्रोफेज अवस्था या पूर्वावस्था के बाद आती है, ठीक है। तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। और स्पष्ट दिखाई देने के मतलब ये होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र दो समान भागों में क्या होता है, बटा होता है, जो गुणसूत्र की पूरी लंबाई में एक दूसरे के समानांतर क्या होता है, समानांतर एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। इनको क्रोमैटिड कहा जाता है या क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। अगर यहाँ पर देखें कि एक जो गुणसूत्र होता है उसमें दो क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर के द्वारा वो क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अब आते हैं, हम अध्ययन करते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है ये गुणसूत्र है और इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है कि गुणसूत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका कौन कौन सा रोल होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मध्यावस्था में जब हम गुणसूत्र को अच्छे तरीके से देख पाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन संदर्शी की सहायता से हम मध्यावस्था में गुणसूत्र को देखते हैं तो उस गुणसूत्र में हमें निम्नवत संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसा कि इस चित्र से आपको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो इस संरचना में अर्ध गुणसूत्र या जिसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड या क्रोमोनिमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो पतले धागेनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है, ठीक है, या दिखाई देता है, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड या क्रोमोनिमेटा कहा जाता है, ठीक है, या क्रोमोनिमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं तो ये जो है क्या है, दो पतले धागेनुमा जो संरचनाएं होती है उन्हीं को क्रोमैटिड या क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। अब आते हैं बात गुणसूत्र बिंदु की, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के दोनों जो क्रोमैटिड होते हैं वो एक स्थान पे जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राथमिक संकेंद्रक कहते हैं या काइनेटोकोर कहा जाता है, ठीक है। और जो है कि यहीं पे क्या होते हैं, दोनों क्रोमैटिड आर्म जो होते हैं यहीं पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और मध्यावस्था में जब विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इसी जो है सेंट्रोमियर से जो टेक्टाइल तंत्र होते हैं, टेक्टाइल फाइबर होते हैं, वो यहीं पे आकर के जुड़ते हैं। अब बात आती है इसके बाद द्वितीयक संकीर्ण की या सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखते हैं कि जब गुणसूत्र को जो है कि दोनों भुजाओं पर, एक या
दोनों ये क्या दूसरे सिरे पर आप देखते हैं कि इसमें जो है क्या है, प्राथमिक संपीड़न के अलावा भी क्या होता है, द्वितीयक संपीड़न पाया जाता है। एक या दोनों तरफ ये उपस्थित होते हैं, ये द्वितीयक संपीड़न कहे जाते हैं। द्वितीयक संपीड़न के कारण जो है उनका अग्र सिरा जो होता है क्या होता है, जो गुणसूत्र का जो अग्र सिरा होता है या शिखरीय भाग जिसको कहते हैं, वो कुछ फूला हुआ दिखाई देता है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट के आधार पर क्रोमोसोम को सैड क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें यानी सैटेलाइट उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैड क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक संपीड़न पर प्रायः केंद्रिका के से जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं NOR। ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं इसको। देखेंगे अब इसके बाद यहीं से जो है केंद्रिका भी बनती है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो प्राथमिक ये जो है कि जहां पे सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, ठीक है, तो वो जो है अगर जहां पे उपस्थित होता है तो वहां पे उस चीज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रिक। या अगर जिसमें कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता है, ये गुणसूत्र प्राय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुणसूत्र को कहा जाता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम, अकेंद्रिक गुणसूत्र। अब बात आती है इसके बाद आपका अगला इसमें नाम आता है क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या होता है, जो क्रोमोडिमेटा या जो पतली धागे संरचनाएं होती हैं, उसी के ऊपर सूक्ष्म दाने के समान संरचनाएं या मोतियों के समान माला के समान जो है संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, बेबी एक साइंटिस्ट थे, बेबी। ठीक है, इन्होंने इसको जो है जीन्स या जीन्स के समूह को उनके नाम से परिभाषित किया। ठीक है, इन्होंने इसको जीन्स या जीन्स के समूह के नाम से परिभाषित किया, क्रोमोमियर्स। ठीक है, आप देखते हैं क्रोमोमियर्स के बाद बात आती है टीलोमियर्स। जो टीलोमियर्स होता है, जो क्रोमोसोम के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, उनको जो है टीलोमियर्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र के सिरों को क्या करते हैं, अलग रखने का काम करते हैं। इसके बाद आती है बात जो है इसमें पेल्टिक देखते हैं कि पेल्टिक क्या है, ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, जो क्रोमैटिन पदार्थ का बना होता है, सबसे बाहर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ठीक है, तो इसको आप अपनी बुक में कापी में जो है अच्छे से आप इसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ये गुणसूत्र 9th में, 11th में, 12th में, ये बहुत जगह ये कॉमन चीज है। आपको जेनेटिक्स पढ़ना है या जीन से संबंधित कहीं भी कोई भी बात आती है तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, जीन, ये सारी चीजों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये कहीं भी आपको काम देगा इसी क्लास में, और इसका आप नोट्स बना लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको और लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।